फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने शुष्क और कटीले वन में कौन कौन से जानवर मिलते हैं यहाँ तक कवर किया था। अब हम सेकेंड पार्ट को इसको कवर करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा लगभग अधिकतर जितने भी फर्स्ट पार्ट में हुआ था उसको कवर किए थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिएगा, इससे आपको सेकेंड पार्ट को समझने में आसानी होगा। चलिए चलते हैं सेकेंड पार्ट। तो पर्वतीय वन की पेटियाँ, तो पर्वतीय वन की पेटियाँ को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 2 श्रेणियों में। एक है कोनधारी चिरहरित वन और अल्पाइन वनस्पति, 2 भागों में बांटा गया। कोनधारी वन कहाँ मिलते हैं, तो याद रखिएगा कि कोनधारी वन जो है हिमालय के पर्वतीय भाग में 1500 से 3500 मीटर की ऊंची तक में, ये सब जानिएगा। कोनधारी वन जो होते हैं लगभग ऊंचाई पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ जो है वर्षा के आधार पर, जमीन के आधार पर अलग अलग वनों को बांटा गया है। तो याद रखें 1500 से 3500 मीटर तक के ऊंचाई क्षेत्र में जो है ना कोनधारी वन मिलते हैं। ठीक है, कोनधारी वन में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, तो देवदार, स्प्रूस जिसको सनोवर कहते हैं, सिल्वर फर, श्वेत सनोवर, चीड़ और ओक, ये जो है ना कहाँ मिलते हैं, कोनधारी वन में मिलते हैं। अल्पाइन वनस्पति कहाँ मिलते हैं, तो हिमालय के पर्वतीय भाग में 2800 से 4800 मीटर की ऊंचाई, तो सोच लिए 2800 से 48 तक में जो मिलेगा, तो ऐसे वन को हम लोग अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अल्पाइन वनस्पति वन में कौन से जानवर मिलते हैं, तो सबसे ऊपर में अगर देखा जाए ऊंचे स्थान पर तो तेंदुआ। ठीक है, ये तेंदुआ जो है लेपर्ड जिसको बोलते हैं, वो सबसे ऊंचे स्थान में मिलते हैं। ज्वारीय वन की पेटियाँ जिसको कहते हैं टिडल फॉरेस्ट वेट, देखिए ज्वारीय वन की पेटियाँ कहाँ मिलती हैं, तो भारत के मुख्यतः पूर्वी तट पर है, जहाँ समुद्री ज्वार, याद रखिए ज्वार मतलब जो समुद्री ज्वार जो होते हैं, जो पानी का जो ऊंचा नीचा जाता है, ज्वार और भाटा, तो वो सबसे ऊंचा वाला जो पानी जो आता है, तो ये पानी पहुंचकर भूमि को दलदल बना देती है, तो वैसे स्थान पर जो वन होते हैं उसको ज्वारीय वन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो ज्वारीय वन की पेटियाँ में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, तो याद रखिएगा मैंग्रोव तथा सुंदरी, ये जो है ना समुद्र के किनारे की जमीन होता है उसके बगल में ये सब पेड़ मिलते हैं। लगभग 1 ही 2 पेड़ मिलते हैं और भी कम ही होंगे, तो मैंग्रोव और सुंदरी जो है वहाँ का जो है ज्वारीय वन की पेड़ है। अगला है ज्वारीय वन में कौन कौन से जानवर मिलते हैं, अगर देखा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर जिसको है ना, घड़ियाल, सांप, कछुआ इत्यादि। भारत में वनों का कुल विस्तार कितना है, तो देखिए भारत में अगर वन का विस्तार देखा जाए तो 8,02,100 वर्ग किलोमीटर में केवल जंगल फैला हुआ विस्तार है। वन कैसी संपत्ति, आपको पता होगा, वन जो है राष्ट्रीय संपत्ति है। भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखिएगा भारतीय वनों को 3 भागों में बांटा गया, एक सुरक्षित या आरक्षित वन, संरक्षक वन, अवर्गीकृत या स्वतंत्र वन। तो याद है 3 वर्गों में। अब तीनों में क्या है, तो किन वनों में लकड़ी काटना या पशु चराना वर्जित होता है, तो सुरक्षित वन या आरक्षित वन जो है उसमें पशु चराना और लकड़ी काटना बिल्कुल वर्जित होता है, मतलब पेड़ टहनी वगैरह या पत्ता वगैरह तक नहीं छू सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना बिल्कुल वर्जित है। किन वनों में लकड़ी काटना या पशु चराना वर्जित नहीं होता है, तो संरक्षित, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। यहाँ देखो लिखा है कि संरक्षित वन में लाइसेंस प्राप्त लोग लकड़ी काट सकते हैं या पशु चरा सकते हैं, ये एक है, ठीक है, उसमें है यहाँ चरा सकते हैं होगा। अगला है किन वनों में लकड़ी काटने तथा पशु चराने में सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता, पर उपयोग करने वालों को टैक्स देना पड़ता है। याद रखिएगा प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन आप उपयोग कीजिएगा तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो अवर्गीकृत या स्वतंत्र वन उसको कहते हैं। अगला है सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, याद रखिएगा सामाजिक, सोशल फॉरेस्ट्री है ना। तो परती जमीन पर जल्द तैयार होने वाले उपयोगी पेड़ लगाना, जिसमें फल, कास्ट मतलब काठ जिसको बोलते हैं, ईंधन आदि की समस्या हल हो तथा वातावरण को संतुलित बनाए रखने की में मदद पहुंचाए, सामाजिक बात। देखिए आप लोग देखे होंगे अपने जो रोड है, रोड के किनारे बहुत लोग सरकार की तरफ से पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोग को हर चीज़ में सुविधा होती है, जिसमें कि छाँव तो मिलता है, अगर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी उपलब्ध हो जाते हैं और साथ ही साथ वातावरण को भी शुद्ध बना के रखता है। तो ये सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो याद रखिएगा कि वनों के जो संरक्षण की जो आवश्यकता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट क्या है उसको हटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, तो वनों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो वाई इज देयर अ नीड फॉर अ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रियली, क्योंकि वन हमें, क्योंकि वन का संरक्षण हमको क्यों, संरक्षण का मतलब बचाव होता है, हमको क्यों बचाना चाहिए, यहाँ लिखा क्योंकि वन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से लाभ पहुँचाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है दिखाकर और अप्रत्यक्ष मतलब बिना दिखाकर, तो पेड़ हमको दोनों तरफ से लाभ देता है। दिखाकर फल, लकड़ी, ये सब इमारती लकड़ी, ये सब जितने भी हैं दिखाकर देता है, मीन प्रत्यक्ष के रूप में देता है, जो कि आपके सामने होता है, समक्ष
समक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष लाभ स्वरूप हम वनों को से इमारती लकड़ी या काठ होता है, जलाऊ ईंधन, पशुओं के लिए चारा, गोंद, लाख, फल, ये सब सारे जड़ी बूटियाँ जितने भी हैं ये वनों का प्रत्यक्ष लाभ है। एक होता है वनों का अप्रत्यक्ष लाभ। ये क्या है? तो वनों का प्रत्यक्ष लाभ क्या है? तो ये जलवायु को सम रखता है, वर्षा लाते हैं, मिट्टी का कटाव को रोकता है। तो ये आपको दिखा के नहीं करता, ठीक है, आपको नहीं बोलने जाता है कि हम वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं या मिट्टी को हम मिट्टी के कटाव को रोक रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष लाभ है, ठीक है। आंधी तूफान और बाढ़ रोकते हैं, इनकी पत्तियां से खाद तैयार होती है जिससे भूमि उपजाऊ बनती है, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये सब सारे जो है अप्रत्यक्ष लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वनों के संरक्षण और विकास के प्रमुख उपाय को बताते हैं। वन को बचाने के लिए और विकास डेवलप करने के लिए क्या उपाय है? तो यहाँ पर लिखे हैं कि देखिए यहाँ पर है कि वृक्षारोपण। सबसे पहले पेड़ को अगर रोपिएगा नहीं, बोइएगा नहीं तो फिर पेड़ लगेगा कैसे? वनों की कटाई पर रोक, वनों को आग से बचाना, परिवहन के मार्गों का विकास, वानिकी विकास। परिवहन के मार्गों मतलब अगर कोई भी गाड़ी का अगर सुविधा का विकास अगर होता है जंगल में तो हर चीज़ से बचाव हो सकता है। नेक्स्ट है भारत में कितने वन विकास निगम स्थापित किए जा चुके हैं? तो याद रखिए भारत में टोटल 17, ठीक है, 17 वन जो है वन विकास जो है उसको डेवलप करने के लिए 17 स्थापित हो चुके हैं। वन्य प्राणी और उसका संरक्षण। तो प्राचीन काल से ही वनों का हमारा कैसा हो? तो प्राचीन काल से ही वनों से हमारा कैसा संबंध है? आपको पता होगा कि वनों से हमारा संबंध युग युग का है। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वन प्रधान थी। वनों में ऋषि मुनियों ने तपस्या की, चिंतन और मनन किया, वेद पुराणों की रचना की और ना जाने बहुत सारे जितने भी हम लोग का जो विकास हुआ, डेवलप हुआ मनुष्य का, तो वो वन से ही है। भारत में साइबेरियन पक्षी कहाँ मिलते हैं? तो बेगूसराय बिहार की कांवर झील में क्षेत्र में, और भरतपुर पक्षी बिहार क्षेत्र में, और कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जिला भी है कच्छ, वहाँ मिलता है, ठीक है, गुजरात में अगर देखा जाए। तो भारत में कुल कितनी प्रजातियाँ वन्य प्राणी मिलते हैं? तो 90,000 प्रजाति का जो है कि वन्य प्राणी मिलते हैं। वह कौन सा जल स्थल चर है जो कि जल और स्थल दोनों पर रहने वाला, जो केवल भारत में ही मिलता है? तो घड़ियाल। याद रखिए घड़ियाल जो है मगरमच्छ का प्रजाति है जो केवल और केवल भारत में ही मिलते हैं, ठीक है। भारत में कुल कितने प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं? तो लगभग 2546 प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं। भारत में कुल कितने प्रकार की पक्षियाँ मिलती हैं? अगर पक्षी देखा जाए तो 1236 प्रकार का। स्थल पर सबसे बड़ा स्तनपायी जीव, स्तन का मतलब होता है जिस जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको स्तनपायी जीव कहते हैं। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव जो है हाथी है ना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन? पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो व्हेल मछली है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। भारत के सबसे ऊपरी भाग में अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर से नीचे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। कान्हा नेशनल पार्क अगर देखा जाए, कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य? तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानस जो है वह असम में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा जो है ये भी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है काफ़ी फेमस है। तो ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश। यही सब जो प्रश्न हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे कवर किया गया। घाना पक्षी अभ्यारण्य जो कि पक्षी के लिए सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है, यह राजस्थान में उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं आई मीन स्थित है। भारत का पहला जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला जीव संरक्षण, जीव को बचाने के लिए जो स्थापित किया गया था वह नीलगिरी, जो कि 1986 में तमिलनाडु में, जो कि 5500 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और सेकेंड लास्ट है, भारत में कुल कितने वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं? ठीक है, तो लगभग 543 वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं। बाघ परियोजना क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। बाघ परियोजना बाघ के संरक्षण का योजना, क्योंकि आपको पता है कि बाघ जो है अब धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि बिल्कुल कम संख्या बच गई है भारत में और यह विलुप्त होते जा रहा है। देखिए मैंने चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट करके अलग अलग क्वेश्चन के साथ आंसर, क्योंकि आपको पता है अगर नोट्स हम डायरेक्टली अगर बता देते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से कवर नहीं कर सकते हैं और खुद से नहीं बना सकते हैं। स्कूल में क्या होता है, डायरेक्टली वो चैप्टर पढ़ा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, तो आपको नोट्स में प्रश्न उत्तर की तरह बनाना कठिन होता है। इसलिए हमने कवर करने के लिए इसको अच्छे तरीके से नोट्स के रूप में इसको कवर करने के लिए इसको अलग अलग पॉइंट, एक एक पॉइंट वाइज से जो भी प्रश्न बन सकते हैं मिडिल क्वेश्चन उसको
बनाया है, जिससे कि आपको पढ़ने लिखने में सब सुविधा और आसानी हो, जिससे आप भी अच्छे तरीके से इसको आप इसे अलग से फेयर कर लीजिएगा और